हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत। आज हम लीगल हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो लाइक 99.9 ऑफ द परसेंट टाइम्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिगिनिंग ऑफ अदालत सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉ रिफॉर्म्स गिवन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने जो पहला जुडिशियल प्लान दिया था, ये जो रिफॉर्म दिया था, वो दिया था 1972 में। ठीक है, तो इसमें उस टाइम पे सिर्फ 3 प्रोविंसेस थे हमारे पास। बड़ी वीडियो होने वाली है और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो। आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हो कि मैम जल्दी वीडियोस डालो, रेगुलर डालो वो, और जब मैं एवरेज चेक करती हूँ वीडियोस का वॉच ड्यूरेशन का, वो आता है 1 मिनट 2 मिनट। मैं इतनी देर बोल रही हूँ, इतनी लंबी PDF प्रेजेंटेशन बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप सिर्फ 1.5-2 मिनट देखने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो एटलीस्ट आप 5 to 10 मिनट्स आप एक बार टॉपिक सुन लो, नेक्स्ट टाइम आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओ एंड देन आप एग्जाम में दोबारा इसको सुनोगे तो आपके एग्जाम ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 या 2 मिनट समझ के आप मैं आपको हर वीडियो में आंसर राइटिंग का तरीका भी बताती हूँ एंड में कितनी बार बीच में, तो आप लोग वो चीज़ें मिस कर देते हो। एंड सेम चीज़ें फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि मैम इंपॉर्टेंट बुक्स कहाँ से मिलेंगी, क्या क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है। जब मैं सब बताती हूँ तो उस टाइम पे आप लोग स्किप करके चले जाते हो। सो बेटर प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, एटलीस्ट आधी तो देखो। उस टाइम पे 3 प्रोविंसेस थे। देखिए, हमेशा ही इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 ही प्रोविंसेस थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। कैलकाटा वॉज द मेन, सबसे इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट भी पहला ही कैलकाटा में ही बना था। ठीक है, उन सबको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करा और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था, जो जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल दिया, वो था कलेक्टर। कलेक्टर को हेड बना दिया हर एक डिस्ट्रिक्ट का, भैया तू कलेक्टर है, तू इनका हेड है। ठीक है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिशर्स थे, उनका मेन मोटिव क्या था? उनका तो मेन मोटिव था पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था लैंड रेवेन्यू। अब उसके साथ उन्हें बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी यहाँ पे गवर्नेंस की और ये सब, लेकिन हमेशा से पैसे कमाने का तरीका तो रेवेन्यू कलेक्शन ही था और क्राउन को भी हर साल पैसा देना था। तो इसलिए लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे ये लोग, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उसके बाद था कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। वहाँ पे आप सीधे केस फाइल नहीं करते। वहाँ पे आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जज दी होती ने जो आपको जजमेंट दिया होता है, उसके लिए आप अपील करते हो वहाँ जाके। ओरिजिनली आप केस लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो। ठीक है, सो इसलिए इन कोर्ट्स को ओरिजिनल कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आज की प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें 2020 में, तो उन्हें अपीलेट कोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो सिविल कोर्ट इन्होंने बनाई थी वो थी मुफस्सिल दीवानी अदालत। देखिए, दीवानी का मतलब होता है सिविल, अदालत कोर्ट। ठीक है, मुफस्सिल उसका नाम था। सिविल कोर्ट हुआ करती थी, यानी कि छोटी कोर्ट जितने जो भी वैसे मामले देखती हैं, जैसे मैरिज के हो गए और जितने लड़ाई झगड़ा हो गया, इन सब के जो नॉर्मल, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के भी ये देखे जाते हैं, ऐसे क्रिमिनल मर्डर वगैरह के केस ये नहीं देखते हैं। सिविल कोर्ट थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई थी। कलेक्टर इसका जज होता था। और देखिए, उस टाइम पे क्या था, पीनल कोड तो आया नहीं था, हमारे IPC वगैरह आई नहीं थी, तो मुस्लिम्स को कुरान के हिसाब से सज़ा दी जाती थी और हिंदू उसको शास्त्र के हिसाब से। तो पंडित बताते थे, हिंदुओं के जितने भी केसेस थे उसमें पंडित मदद करते थे, जितने भी मुस्लिम के केसेस थे उसमें आके मौलवी और काजी मदद करते थे। और इनका जो हेड था, जो जज था, वो होता था कलेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। मुफस्सिल फौजदारी अदालत। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, मर्डर, रेप, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं। ये कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन था। इसका जो जज था वो मेनली, देखिए, फौजदारी ये सिर्फ दी गई थी जितने भी काजी और जो लीडर्स थे मुस्लिम्स, उनके अंदर काजी, मुफ्ती। तो काजी और मुफ्ती इनके जो जज थे मेन, और इनको 2 मौलवी के साथ असिस्ट किया जाता था। ठीक है, और जो कलेक्टर था वो जनरल सुपरवाइजर था। वो बस ये देखता था ये लोग अपना काम टाइम से कर रहे हैं, टाइम से कोर्ट खुल रही है, बंद हो रही है, पैसे आ रहे हैं जो लोग, क्योंकि देखिए केस फाइल करने का पैसा लगता है, केस फ्री में फाइल नहीं होते कोर्ट्स में, तो उसके जो पैसे थे उन सबका ध्यान कलेक्टर रखता था। इन कैपिटल केसेस का मतलब होता है जिसमें फांसी की सज़ा दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट वो उसे कहा जाता है जिसमें फांसी की सज़ा दी जाती है। द प्रीसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट हैड टू बी सबमिटेड टू द सदर निजामत। देखिए, जैसे अब हमारे यहाँ हाई कोर्ट है ना, इनकी सदर अदालत थी। सदर का मतलब होता था बड़ा।
ठीक है, तो ये उनमें जाते थे, इनके पास इतनी पावर नहीं थी, ये किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते थे। तो इनको जो था वो केस आगे भेजना होता था, यानी कि सदर निजामत अदालत जो इनकी अपीलेट कोर्ट थी, जैसे सपोज आज हाई कोर्ट है, ऐसे इन्हें अपने से बड़ी कोर्ट में भेजना होता था कि भैया हमारी ये चीज़ हमारे हाथ के बाहर है, इसमें इतना बड़ा क्राइम करा है, अब तुम देखोगे तुम क्या करोगे इसमें। ठीक है, फॉर कन्फर्मेशन एंड फाइनली टू द नवाब ऑफ सेंटेंस। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बात की थी, ये लोग खुद स्टैंप नहीं लगाते थे, जब भी इनको फांसी की सजा देनी होती थी ये खुद स्टैंप नहीं लगवाते थे, ये नवाब पे लगवाते थे, और नवाब से इनके हाथ की कठपुतली, जो ये लोग जहाँ ये कहते थे स्टैंप लगाने, वहाँ नवाब को लगानी पड़ती थी, पर नाम खराब हो जाता नवाब का कि भैया नवाब ने कैपिटल पनिशमेंट दिया था, वो नथिंग के ब्रिटिशर्स ने कैपिटल पनिशमेंट दिया, नहीं, स्टैंप नवाब का होता तो नाम भी नवाब का ही होता था। इट वॉज लाइक उसके कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चलाते थे। एक स्मॉल कॉज अदालत भी थी जो छोटी थी, जो कि इनका जो हेड फार्मर होता था, यानी कि जो सबसे बड़ी, जिसके पास ज़्यादा खेती होती थी, जो सबसे बड़ा ज़मींदार होता था, उसका जज बना दिया जाता था, और सिर्फ 10 रुपये तक के केसेस ये देखते थे। जो है ना आज जो पंचायत करती है 25 रुपये तक की केसेस की वैल्यू होती है पंचायत के पास, ऐसे ही ये होती थी स्मॉल कॉज अदालत जो गाँव के अंदर होती थी, सिर्फ 10 रुपये तक के केसेस ये लोग देख सकते थे। 10 रुपये से लेके 500 तक रुपए के जो केसेस थे वो मुफस्सिल दीवानी अदालत में जाते थे, सिर्फ 500 रुपये तक के। आगे देखते हैं अपीलेट कोर्ट्स। अब वही बात आ गई कि वो थे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स, और ये है अपीलेट कोर्ट, जहाँ पे जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जो जज ने जो जजमेंट दिया होता था, उस जजमेंट को लेके ये लोग अपील होती थी यहाँ पे आके। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील्स, यानी कि सदर निजामत अदालत, वहाँ पे फौजदारी का मतलब भी क्रिमिनल होता है और निजामत का मतलब भी क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील्स प्रिसाइडेड, यानी कि जो जज था वो उसको कहते थे दरोगाए अदालत, दरोगा की अदालत हुआ करती थी, जिसको दरोगा ही अदालत ही कहा जाता था। इसको उनको असिस्ट करते थे चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और 3 मौलवी। देखा मैंने आपको कहा था ना, हिंदूस नहीं थे फौजदारी एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही बैठते थे, तो इसलिए चीफ काजी, क्योंकि एक काजी तो उसमें बैठा हुआ था मुफस्सिल में, तो सदर में बैठा चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और 3 मौलवीज। ठीक है, गवर्नर, देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, तो अब गवर्नर एंड काउंसिल हो गई थी। ठीक है, और 1773 में आएगा जहाँ पे इस गवर्नर एंड काउंसिल को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल बना देंगे। अब ये 1772 की बात करें हम, जेन्युइनली सॉरी। गवर्नर एंड काउंसिल एक्सरसाइज्ड अ जनरल सुपरविजन। ठीक है, ये बस जैसे वहाँ पे कलेक्टर उनके ऊपर बस देख रेख कर रहा था, ऐसे यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल करती थी। फिर थी सदर दीवानी अदालत, ये उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट थी, और ये सिर्फ कोलकाता में थी। 3 बाकी जितनी भी कोर्ट थी वो सारी उसमें थी, हर प्रोविंस में थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट, बट सदर दीवानी अदालत सिर्फ कोलकाता में थी। इसका जज थी गवर्नर एंड काउंसिल। देखिए यहाँ पे भी सिविल कोर्ट था तो खुद बैठ गए थे, अदरवाइज निजामत में खुद ऑफिशियली नहीं बैठे होते, सिर्फ ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे, वहाँ पे खुद बैठ के वो नहीं दे रहे थे जुरिस्डिक्शंस वगैरह। अब ये लोग अपील सुनते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत में, जहाँ पे जो सूट एक्सीड करता था 500 रुपये का केस, क्योंकि 500 रुपये तक का केस, 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का केस मुफस्सिल दीवानी अदालत में जाता था, 500 से ऊपर का केस सदर दीवानी में आ जाता था। For proper supervision, the adalats were required to give judgments in open and maintain proper register and records. पूरे प्रॉपर रजिस्टर वगैरह मेंटेन करे जाते थे, और ऐसा नहीं था कि एक कमरा नहीं था, एक ओपन में जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते थे, सबके सामने से पंचायत होती है, ऐसे ही सज़ा मतलब पनिशमेंट सुनाई जाती थी, या फिर जितना भी जुर्माना था वो बताया जाता था, और प्रॉपर रिकॉर्ड होता था, जैसे अभी भी होता है, कौन से केस कब फाइल हो सबका रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, ऐसे ही इनका था, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना होता था और रिकॉर्ड रखना होता था। That district adalats were also required to send an abstract of their record to the सदर अदालत। जो डिस्ट्रिक्ट अदालत में मुफस्सिल वालों को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था, और अपना रिकॉर्ड प्रॉपर बना के एनुअली या क्वार्टरली जो भी इन्होंने रखा हुआ होगा वहाँ पर भेजना होता था इन्हें सदर दीवानी अदालत में। The plan of 1772 brought back the trust of people on the government। लोगों को इस चीज़ लगने लगी थी कि यहाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, छोटा केस है तो मुफस्सिल चले जाओ, बड़ा है तो सदर चले जाओ, एक तरीका था जहाँ पे कोर्ट्स बन चुकी थी और हर एक को समझ आने आसान तरीका था। मेन चीज़ थी क्योंकि लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा कम था, अगर उसमें भी इतने कंफ्यूजिंग ये लोग चीज़ें रखते थे तो उसमें फिर एक इंडियन को समझ नहीं आता था, बट अब वो इतना आसान हो चुका था कि लोगों को समझ आने लगा था, इसलिए वो लोग ट्रस्ट करने लगे थे गवर्नमेंट के ऊपर।
Prior to that, people had no security of the liberty. They were subjected to oppression and harassment by company servants, and zamindars and crimes were rampant. इसका मतलब था कि पहले कोई भी कोई कोड ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था काम करने का. कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो लोग, ये चीज़ हमें पता है कि इंडियंस को कंपनी के सर्वेंट बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे. तो इसी ये सब थोड़ा सा शांत हुआ था. लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट तो थी वॉनेस्टिंग के लिए, एक अदालत सिस्टम चल गया था, बट ये ज़्यादा टाइम नहीं चला था. क्यों नहीं चला था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जो भी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.